नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आधे से ज्यादा देश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। 2 दिन की हम बात करें तो लगातार यहां पर पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाया गया। 2 दिन लगातार बढ़ोतरी के बाद शुक्रवार यानी कि आज पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर रही, यानी कि आज तेल कंपनियों ने कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर और मुंबई में 106 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं दिल्ली में डीजल की कीमत 89 रुपए के पार और मुंबई में 97 रुपए के पार है। पेट्रोलियम कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल की कीमत में 35 पैसा प्रति लीटर जबकि डीजल 9 पैसे की बढ़ोतरी की थी। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत अब $75 प्रति बैरल के आसपास है। अक्टूबर 2018 में यह $80 प्रति बैरल से अधिक था, लेकिन फिर भी पूरे देश में पेट्रोल की कीमतें लगभग 80 रुपए प्रति लीटर थी। इसलिए अब तेल की कम कीमतों के साथ पेट्रोल की कीमतों ने सेंचुरी को छू लिया है और देश के कई हिस्सों में अब इसे व्यापक अंतर से पार कर गया है। उधर हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। पुरी ने नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान की जगह ली है। कार्यभार संभालने के बाद पुरी ने कहा कि उनके अधीन मंत्रालय का ध्यान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने पर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप वह देखेंगे कि इसकी उपलब्धता और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए। आप समझते हैं कि फ्यूल प्राइस के सवाल को मैं डक कर लूंगा, उसके बाद ओपेक में आ जाऊंगा तो ओपेक क्या करती है? वही तो करती है इंटरनेशनल। तो इसके आई एश्योर यू, you can check with your colleagues who cover the other ministries. I'm always open to a discussion, but it would be fair if you give me at least a few days to try and understand the complexity of the work. I have followed the issues covered by this ministry as a citizen, as a diplomat earlier, but it's very different to be a minister. So let me understand it and then we will. तो गुरुवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद शुक्रवार को भाव में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। हालांकि दिल्ली, मुंबई समेत सभी महानगरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। इन हालातों पर लोगों का क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनाते हैं। यार, वी कांट डू एनीथिंग, वो तो नेसेसिटी है लाइफ की, वी हैव टू कोप अप विद इट, तो वी कांट डू एनीथिंग। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए अब क्या कर सकते हैं। दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट एनीथिंग, दे आर कंसर्न्ड अबाउट पॉलिटिक्स एंड ऑल। कहीं इलेक्शन है, अब यूपी में इलेक्शन है, दे विल बी बिजी देयर, तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो जो गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट कोरोना वायरस, उसका वैक्सीनेशन का देखे, पेट्रोल प्राइसेस का देखे, सारा उसके बाद इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी उसका देखे। दिस इज नॉट द वे कि अब यूपी में इलेक्शन है, वहाँ पे आप कैबिनेट्स की मीटिंग कर रहे हैं, मिनिस्टर्स बना रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई ज़्यादा असर पड़ेगा और ये नॉर्मल है अब तो। इफ एनी अदर पर्सन विल कम, ये सेम यही रूटीन पे चलता रहेगा, तो इट कांट बी कंट्रोल। क्या कहे, मंत्री लोग तो अपने लिए पूरी गाड़ी डीजल की फ्री में जाते हैं लेके, और आम आदमी ऐसे चक्कर काटता है मेहनत करके। अब सबके लिए तो भारी ही पड़ता है ये चीज़, आम आदमी के लिए तो एक मार ही है। अब क्या बोले, उन लोगों के लिए 10 गाड़ियाँ चलती है, किसके पैसों से? जो हम टैक्स पे करते हैं वो पैसों से। वो लोग क्यों नहीं करते हैं कुछ? वो भी ऐसे चले तो पता चले ना आम आदमी की मार क्या होती है जिंदगी की। इससे आगे कुछ बोलना नहीं है, ये बोलने से भी सरकार को कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। एक मिनिस्टर जाता है 10 गाड़ी, प्राइम मिनिस्टर जाता है 100 गाड़ी, 20 गाड़ी। अब उनके डीजल पेट्रोल का खर्चा कौन देता है? हम लोग देते हैं। उन लोगों को क्या दिक्कत है? 2.5 लाख रुपए महीने की सैलरी लेते, सब चीज़, बंगला, कार सब फ्री, और हम लोग ऐसे चलते हैं जी पेट्रोल में 101 रुपये। अब ये मंत्रिमंडल चेंज करने से क्या पेट्रोल के दाम घट जाएंगे? मोदी जी सोच रहे हैं नहीं घटेंगे पेट्रोल के दाम, ये और बढ़ेगा और आम लोगों के कमर और तोड़ेंगे ये लोग। अरे सर, इतनी दिक्कत हो रही कि जो गाड़ी 40 किलोमीटर पहले 60 रुपए में चलती थी, अब 100 रुपए में भी नहीं चलती है। तेल तो बहुत महंगा है सर। इतना बढ़ रहा है, 100 को पार हो गया प्रीमियम पेट्रोल, नॉर्मल भी 97 पार हो गया। क्या कहना है, कितनी दिक्कत? आने वाले टाइम पे ये पेट्रोल 200 के आसपास जाएगा अगर ऐसे ही रहा। हर आदमी पेट्रोल के चक्कर में पड़ा है, घर के तेल महंगा हो गए।
महंगा तो बहुत हो रही है, महंगाई तो बहुत हो रही है देखा जाए तो। क्या कहेंगे इस पे? क्या कहेंगे, कुछ होना चाहिए और क्या कि मतलब रुके रहे, मतलब इससे ज़्यादा ना बढ़े। और Actually, previously it was 74 and between 78 per liter. During the lockdown period, it has been increased a lot, and it has came up to 104, 105. And it is public are facing a lot of problems on this, and any government or central government or state government, no one is taking care of this. Public are suffering a lot during this pandemic period. So it is very burden to the every common people. So it's please let the government go through it and do some clarification on it. आपका नाम? अब्दुल रहीम। हाँ बोलो, आप अभी प्राइस बढ़ने के बाद इसका रिएक्शन क्या है, क्या बोल? क्या करना है, सबके साथ अपन बढ़ा तो बढ़ाते रहते हैं, कम नहीं कर रहे। अब इतना पेट्रोल महंगा है, दुकानों वालों को 1-5 पैसे बढ़ के दे तो नहीं देते, ऐसा होगा। हाँ, आपको तक इससे बर्डन और आपको बहुत और हो रहा ना, सब बहुत परेशान होगा। Can start? Yeah. Your name, sir? I am Dr. Vijay. I am scientist in DST, Department of Science and Technology. Yeah, so the petrol prices are increasing every day. So what's your reaction to that, sir? Yeah, prices are increasing, and then it is keeping a lot of burden on the common man. And at the same time, see, petrol and then diesel prices, especially if you look at the farm sector and all. So the input prices are going up for an agriculture, and then for the public transport, and then charges will go up, and then it's all leaving a burden on common man. कैसे देखना है सर, सामान्य लोग को जीना मुश्किल ही हो गया है। अभी लोगों के पास करने काम ही नहीं है, उसमें रेट भी बढ़ा दिया तो अभी क्या करना, लोगों को दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अभी रोजगार क्या चल रहा है, चलना ही चाहिए उसके लिए, है ना। अभी डेली वेजेस के लिए अभी गाड़ी की जरूरत है, अभी लोगों के पास चावल के लिए उसके लिए पैसा नहीं है, फिर भी डीजल पेट्रोल का इतना बढ़ा दिए तो कैसे करेंगे बोले। वो अभी सरकार लोग अभी लोगों को सबको इकट्ठा होकर बात करना चाहिए बस इसके बारे में। कौन बात करेगा इसके बारे में? अभी आप लोगों को डालने का है, आप डालेंगे, फिर हाँ कर लेंगे ना, क्या करेंगे बोले। This will severely affect the middle class people and also for the transportations. So diesel, it goes up to it's equal to the petrol rate. Now common people like us, we are all coming from the middle class people. Without vehicle we cannot run. But the rate of every month the cost is going high. Though the international market for barrel it is less, comparatively the government of India has increased to the higher. So every day it's going higher and higher. This affects because if you just go back 10 years back, though the rate of the international market crude oil rate was high, the government has given subsidy for the people, common people, because we are all suffering. With every day we are going, the rate is getting increased and increased. We are all terribly suffering. The government has to take, the central government has taken initiative to reduce the amount so that the people will not suffer, as well as the transportation for the petrol, for the diesel. It is equally, it is rate. So that also should come down. So the rate of commodities will come down, transportation will come down. So the common people will not suffer in this aspect. तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने पहले ही आसमान छू लिया है। बढ़ती महंगाई लोगों को इस समय रुला रही है। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और बढ़ती कीमतों ने जो आसमान छुआ है उसको लेकर विपक्ष भी हल्ला मचा रहा है और लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। तो देश में बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ईंधन का कीमत तो लगातार बढ़ रहा है और जब क्रूड ऑयल का कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कम था तब पेट्रोलियम पदार्थ सस्ता था, मतलब डीजल और पेट्रोल सस्ते दाम में चल रहे थे। और अब जब वहाँ सस्ता हो गया है, जब महंगा था तो यहाँ पेट्रोल डीजल सस्ता था, और अब वहाँ जब क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता है तो फिर यहाँ इतनी महंगाई क्यों हो रही है? तो यह जो महंगाई है डीजल, पेट्रोल या जो गैस जो सिलेंडर भरे जाते हैं घरेलू उपयोग के लिए, इन सारे पेट्रोलियम उत्पाद के जो वस्तुएं हैं उन पर दाम सिर्फ बढ़ाने के पीछे
सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि पूंजीपतियों को आप और इनरिच कर रहे हैं, पूंजीपतियों को और पूंजी बढ़ा रहे हैं। यह सरकार जो है गरीब विरोधी सरकार हो गई है। पूंजीपति के समर्थन में ये सारी बातें, निर्णय लगातार लिए जा रही है। इससे आम जनता में भारी निराशा और घोर आक्रोश है। देखिए, ये बड़ी सोच समझ के पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया है कि उसमें पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कौन सबसे ज्यादा उछाल ला सकता है। तो महंगाई की मार हम लोग जितना झेल रहे हों, लेकिन नरेंद्र मोदी जी संतुष्ट नहीं थे। जितनी महंगाई पेट्रोलियम पदार्थों के चाहते थे, धर्मेंद्र प्रधान वहां तक नहीं ले गए। शायद मोदी जी जो चाहते हैं वो नए पेट्रोलियम मंत्री करें, लेकिन मोदी जी एक बार देश को बता दें कि कितनी कीमत पेट्रोल की हो जाएगी, तब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि नहीं, पेट्रोल महंगा है। हालांकि पहले 50 से 60 रुपया में कह देते थे, अब हो सकता है 1,000 हो जाए तब कहीं बोल पाए। पहली बार मैं तो दिल्ली में रहता नहीं हूं, मैं तो ग्रामीण इलाकों में घूमता रहता हूं 15-20 दिन महीने में। ये ऑलमोस्ट एक चीज समझ लीजिए, में पहली बार मैंने देखा है कि स्वतः लोग ऊपर उठकर आज बढ़ती कीमतों के बारे में, खासकर पेट्रोल डीजल के बारे में आज बात करने लगे हैं। सरकार इस बात को माने न माने, बीजेपी वाले इस बात को माने न माने, मीडिया इस बात को माने न माने, ये अपने आप ही एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें सरकार किसी तरीके से बच पाएगी, क्योंकि ये सरकार की जो रणनीति, देखिए सीधी बात है, क्यों हम लोगों ने पेट्रोलियम के प्राइसेस को डीलिंक किया और उसको लिंक कर दिया अंतर्राष्ट्रीय रेटों से। इसलिए कि जैसे ही, जब आपको याद होगा 2004 में जब हमारी सरकार आई थी, तो हमने क्या किया था कि मार्केट रेट से इसको रोक दिया था। और जैसे ही हमने मार्केट रेट से रोका, वैसे ही रिलायंस की और एसआर के पेट्रोल पंप बंद हो गए, क्योंकि वो लोग सब्सिडी दे नहीं सकते, हमारी कंपनियां सब्सिडी दे सकती हैं। और जैसे ही 2014 के बाद ये नीति बदली, रिलायंस और एसआर फिर खुल गए। तो सीधी सीधी बात है कि 30 रुपए का डीजल, 40 रुपए का डीजल आज 70, 100 रुपए, 110 रुपए में इसलिए बिक रहा है कि रिलायंस उसको 40 पे नहीं बेच सकती थी, सरकारी कंपनियां बेच सकती थी, इस रेट पर रिलायंस भी बेच सकती है। तो ये सारी की सारी जो प्रक्रिया की गई है, कुछ कंपनियों को फायदा दिलाने के लिए की गई है। और इसलिए स्पष्ट है, ये कीमतें जब तक बढ़ती रहेंगी तब तक बढ़ती रहेंगी, जब तक ये कंपनियां चाहेंगी ये बढ़ेंगी। चलिए, अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से हम पहले आपका परिचय करवा देते हैं। रत्नाकर सिंह जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, और सुरेश जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मैं दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। रत्नाकर जी, शुरुआत हम आपके साथ करना चाहेंगे। एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को भी हम इसी समय पर इसी मसले पर बहस कर रहे थे, तब ऑयल बॉन्ड पर सर बात अधूरी रह गई थी। आज मैं फिर से उस चर्चा को उसी मुद्दे से शुरू करना चाहती हूं। ये बात बार बार कही जाती है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो गलतियां हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी अभी तक भुगत रही है। ऑयल बॉन्ड जो आपने लिया, जिसे आप ऐसे ही छोड़कर चले गए, वो अब भुगत रही है भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए महंगाई आसमान छू रही है। रत्नाकर जी, देखिए, ये ऑयल बॉन्ड का जो सुरेश जी कल कह रहे थे कि ऑयल बॉन्ड जो है हमने इशू किया था, उसका हम भरपाई कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये इस तरह का ठीकरा जो है हमारे ऊपर छोड़ना चाह रहा है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं जुदा है। सच्चाई ये है कि जैसा ये बता रहे थे कि ऑयल बॉन्ड कुछ 1,70,00,000 का है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कल आप इतना ही बता रहे थे। 1,70,00,000 का ऑयल बॉन्ड जो है वो हमने इशू किया था ऑयल कंपनियों को। लेकिन देखिए, आज 7 साल के दौरान मोदी सरकार ने 23 लाख करोड़ रुपए जो है सिर्फ सेंट्रल एक्साइज टैक्स के रूप में जनता से वसूल चुकी है। तो ऑयल बॉन्ड उसके सामने तो बहुत नगण्य है। अगर नगण्य चीज को अगर दोषारोपण करे इतने पर्टिकुलर अमाउंट के लिए जो है हमने अभी तक वसूलते आ रहे हैं, अभी तक सेंट्रल एक्साइज जो है बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं तो यह तो धोखा देने का काम कर रहे हैं, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ऑयल बॉन्ड अगर हमने इशू किया है, आपने शुरुआती के दिनों में उसको कंपनसेट किया, अच्छी बात है, लेकिन अभी तो लोगों को मुक्ति दीजिए, अभी लोगों को तो राहत दीजिए। अभी लोगों को जो आप एवरी डे जो बढ़ा रहे हैं पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो बढ़ते चली जा रही हैं, उसमें भी कहीं न कहीं राहत का काम करिए। लेकिन आप राहत का काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जनता के पॉकेट से पैसे लूटने का काम करना है, न कि उनको राहत देने का काम करना है। देखिए, आज कोरोना जैसी महामारी में हर लोग परेशान है, चाहे वह गरीब आदमी हो, मध्यम वर्ग आदमी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बिजनेस सर्विस क्लास पीपल हो। हर आज
अपने जीविकोपार्जन के लिए संघर्षरत है। इस परिस्थिति में अगर मोदी सरकार कहीं से अगर इस तरह की महंगाइयों पे कंट्रोल करने का काम करती है तो ये बहुत बड़ा राहत का काम होगा, लेकिन यह मोदी सरकार करेगी नहीं, क्योंकि इनका दो चेहरा है, दो मुहा चेहरा है। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, जब यूपीए की सरकार थी तो यही अटल बिहारी वाजपेयी 7 पैसे जब पेट्रोल के दाम बढ़े थे तो इन्होंने बैलगाड़ी से पूरा संसद तक मार्च किया। 7 पैसे, यही 50 जब प्राइसेस यूपीए के सरकार में बढ़ा था तो स्मृति ईरानी जी रोड पे बैठ के सिलेंडर लेके तांडव कर रही थी। तो मैं यहीं पे अपना एक सवाल जोड़ देती हूँ रत्नाकर जी, तो क्या विपक्ष कमजोर हो गया है कि सरकार की नीतियों का पुरजोर तरीके से विरोध नहीं कर पा रहा? उस समय का विपक्ष मजबूत था, इसलिए आपकी सरकार चली गई। इस समय का विपक्ष का इतना कमजोर है? मेरा सवाल आपसे यही रहेगा। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और इसी का नतीजा ये है कि अन्य सामानों पर भी कीमतों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। महंगाई के मसले पर ही चर्चा करने के लिए दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी सर आप अपनी बात जो है वो जल्दी से कंप्लीट कर दें ताकि एक प्रतिक्रिया हम सुरेश जी से भी ले लें। बताइए रत्नाकर जी। और मेरा सवाल वही था, विपक्ष कमजोर है इसलिए कीमतें आसमान छू रही हैं। जी देखिए क्या है, मैं अपनी बातें पूरी कर लेता हूँ, फिर आपके सवाल का जवाब भी देता हूँ। जब 7 पैसे यूपीए की सरकार में 7 पैसा जब दाम बढ़ा था तो यही अटल बिहारी वाजपेयी जो है संसद तक मार्च किए थे बैलगाड़ी से। ये 50 पैसा जब दाम बढ़ा था पेट्रोल के तो यही स्मृति ईरानी अपने पूरी लावा लश्कर के साथ सड़कों पे उतरकर तांडव की थी। और आज आपको बता दूं, 2 महीने के अंदर 32 बार डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। उनके कान पे जू तक रेंग नहीं रही है। इनको सिर्फ अपना खजाना भरना है, लोगों के पॉकेट से पैसे को लूटना है और अपनी तिजोरी भरना है। ताकि देखिए, ये टैक्स जीवी सरकार हो चुकी है। ये टैक्स जीवी पूरी तरह से टैक्स के ऊपर निर्भर हो चुकी है। हमारे जमाने में हमारे नवरत्न कंपनियां हुआ करती थी जो आय दिया करती थी, जिससे कि सरकार को बहुत एक अच्छी खासी इनकम हुआ करती थी। उन इनकम को जो है वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अन्य मद में खर्चा करती थी। लेकिन आज वो नवरत्न कंपनियां इन्होंने अडानी और अंबानी जैसे अपने मित्रों को बेचने का काम किया है, उसको खत्म करने का काम किया है। तो इनके पास सोर्स ऑफ इनकम जो है बहुत सीमित हो गई है आज की परिस्थिति में, और यह सिर्फ टैक्स के ऊपर निर्भरता इनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज यह टैक्स कम नहीं कर सकते। देखिए, मैं एक और आंकड़ा आपको बता दूं, आज क्रूड ऑयल की कीमत 70 से 75 डॉलर प्रति बैरल बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन प्रतिदिन अब मैं वीकली नहीं कहूंगा, ये रोजाना का ये हो चुका है कि हर रोज 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा, 35 पैसा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और ये सरकार बढ़ा रही है। और तर्क भी यह दे रही है कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं इसलिए हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि कब कहाँ हुआ आपके सिद्धांत चले गए थे, जब 2020 में सिर्फ 1 साल पहले की बात है, 2020 में क्रूड ऑयल की कीमत 39.68 डॉलर प्रति बैरल हो गई थी, तो आपने पेट्रोल के दाम 40 रुपए क्यों नहीं किए? आपने नहीं किए। जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो आप जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देते हैं। जब क्रूड ऑयल के दाम घट के आधे हो जाते हैं तो आप नहीं कहते हैं, आप चुप्पी साथ देते हैं। तो कहीं न कहीं आप जनता के पॉकेट से पैसा लूटने का काम जो कर रहे हैं, यह मोदी सरकार छोड़ दे और जनता को राहत पहुंचाने का काम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वह मोदी सरकार करे। यही कांग्रेस पार्टी चाहती है। और रही बात आपके प्रश्न की कि हमारा कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस पार्टी प्रतिदिन, शायद आप लोग न्यूज में उसको दिखाए ना दिखाए, आप प्रदर्शन कर रहे हैं सर, दिखा रहे हैं, हम लगातार दिखा रहे हैं। प्रतिदिन हम लोग लगातार डीजल और पेट्रोल के मुद्दे पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये तानाशाही सरकार हो चुकी है। उसकी कानों में जू तक नहीं रेंग रही है, क्योंकि उनको दम्भ है, उनको पूर्ण बहुमत का दम्भ है। देखिए, हम आज खराबी पूरे इंजन में है। आज खराबी सरकार को अगर इंजन ले लीजिए और उनके मंत्रालय को डब्बा ले लीजिए तो खराबी इंजन में है। इंजन को बदलने का काम करना चाहिए, न कि डब्बा बदलने से और आपकी गाड़ी तेज दौड़ने लगेगी। तो मोदी सरकार डब्बे को बदल रही है और इंजन जस का तस है। और जब तक मोदी सरकार
माननीय मोदी जी और अमित शाह जी को नहीं बदला जाएगा, तब तक यह इनकी जो गलत रणनीतियों का नतीजा जो है यह जनता को भुगतना पड़ेगा। चलिए, अब सुरेश जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। रत्नाकर जी, सुरेश जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, वो काफी देर से बैठे हुए हैं। सुरेश जी, 2 दिन से ये जो मैं कह दूं मुहावरा कह लो या फिर कुछ भी कह लो, बड़ा ये स्लोगन फेमस हो रहा है कि इंजन में खराबी, आप डिब्बे बदल रहे हैं। आप देखिए, रत्नाकर जी ने भी वही बात कह दी, इंजन खराब है और आप डिब्बे पे डिब्बे बदले जा रहे हैं। अब हरदीप सिंह पुरी जी से भी जब कल सवाल किया गया पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर, तो उन्होंने कहा है कि अरे अभी तो मैंने मंत्रालय संभाला है, रुकिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए। आपका रिएक्शन सर? पल्लवी जी, पहली बात तो आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए इस देश के अंदर निश्चित तौर पर सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य ऐसे राज्य हैं कि जिनमें बहुत ज्यादा राज्यों में विपक्ष के मित्रों की सरकार है, 13-14 राज्यों में। जब हम तेल की बात करते हैं तो तेल के टैक्सेशन की बात करते हैं, तो अभी जो आपके सारे राज्यों की सरकारें हैं, जो विपक्ष के राज्यों की, 35 से लेकर 43% तक टैक्स ले रही हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपका प्रश्न वाजिब है कि भारत सरकार पैसा क्यों कम नहीं कर रही है, और भारत सरकार को अपने एक्साइज ड्यूटी में पैसा कम करना चाहिए। जो हम 17% to 19% पैसा भारत सरकार ऑयल पे टैक्स लेती है एक्साइज के रूप में या अदर्स के रूप में। अब मैं ये सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि अगर हम शुरू करें, पंजाब से शुरू करें, राजस्थान से शुरू करें, छत्तीसगढ़ से शुरू करें, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, इन सारे राज्यों से शुरू करें, तो मुझे आप ये बतलाइए कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने आगे बढ़ करके, जिस बात को आज हमारे मित्र बोल रहे हैं, आगे बढ़ करके ये कहा कि भाई भारत सरकार तो जो है वो टैक्स से तिजोरी भर रही है, लेकिन हम जो है कि अपनी तिजोरियों में 10 रुपए लीटर तेल के कम कर देते हैं, 5 रुपए लीटर कम कर देते हैं या 7 रुपए लीटर कम कर देते हैं। ऐसा कोई एग्जाम्पल देखने को देश के अंदर आपको मिला क्या? आप आरोप तो लगा रहे हैं, देखिए आप आरोप लगाइए, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उस आरोप को क्या कांग्रेस पार्टी के नेता अपने जिन राज्यों में सरकारें हैं वहां पर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते? आप इम्प्लीमेंट करवाइए ना उन राज्यों में, कौन रोक रहा आपको? भाई 13-14 राज्यों में जब आपकी सरकारें हैं, आप 1 लीटर पेट्रोल पे, 1 लीटर डीजल पे 35 से 40 रुपया टैक्स ले रहे हैं, 40 रुपीज। अगर आज 100 रुपए लीटर डीजल बिक रहा है, तो जो राजस्थान को डीजल मिल रहा होगा वो 60 रुपए मिल रहा होगा या 59 रुपए, 58 रुपए मिल रहा होगा। तो आप 58 रुपए जब आपको मिल रहा है, आप 70 रुपए बेचिए। आप एग्जाम्पल सेट करिए, आप कहें कि साहब हम तो 70 रुपए बेच रहे हैं, भाजपा लूट रही है केंद्र में, भाजपा की बगल की मध्य प्रदेश की सरकार लूट रही है, या आपकी जो है कि हरियाणा की सरकार लूट रही है, तो पंजाब कम कर दे। तो ये विषय, पहली बात तो ये कि ये बेतुके ये विषय हैं। अच्छा, दूसरी बात पे मैं आता हूं कि जो आज देश की जो सरकार है, उस सरकार की जो पॉलिसी है, जिसको मनमोहन सिंह जी जिस पॉलिसी को बना के गए, उसका हमने विरोध भी नहीं किया, लेकिन वो पॉलिसी, जितनी ऑयल कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज को अधिकार प्राप्त हैं कि भाई वो क्रूड ऑयल के रेटों के आधार पर रेट फिक्स करें और उसको घटाएं या बढ़ाएं। ये बात निश्चित है कि भाई जो, अब दूसरी बात पे मैं उस पर भी आता हूं, जो एक्साइज ड्यूटी की भी आज बात हो रही है, या जो राज्यों में वैट के रूप पे, टैक्स के रूप पे पैसा लेने की भी बात हो रही है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ढांचा उस समय का बना हुआ था, उस ढांचे में बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है। वो ढांचा लगभग उसी रूप पे है, लेकिन परिवर्तन आपको ये दिख रहा है कि जो 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए लीटर तेल की बात करते थे, आपके समय में आप जाते जाते एक तो सबसे पहले तेल कंपनियों को उनके रेट की फिक्सिंग के लिए उनके जो है अधिकार आप प्रदत्त कर गए, सरकार से आपने अधिकार हटाए। और दूसरा विषय ये आता है कि भाई जो आपने एक तरह से तेल पे भी सब्सिडी दे करके जो करोड़ों रुपए के, मैंने जैसे उस दिन भी कहा था, आपने कहा कि चर्चा को आज वहीं से आगे बढ़ा रहे हैं, मैंने उस दिन भी कहा था कि भाई 1,70,000 करोड़ के आपने जो ऑयल बॉन्ड्स खरीद दिए, भाई वो सारी चीजें कहीं न कहीं आज इस विषय को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। इसलिए ये जो आरोप और प्रत्यारोप लगाने से पहले, सबसे पहले जो हमसे कह रहे हैं कि भाई ये 2 मुखी हैं, ये 4 मुखी हैं, आप एक मुखी हो जाओ और एक मुखी होकर के आप अपने राज्य में आज ही सेट कर दो। आज शाम को राहुल गांधी जी घोषणा कर दें
कि भाई मोदी जी देश को लूट रहे हैं, बहुत खराब कर दिया है। मेरे राजस्थान के अंदर 15 रुपए लीटर। बोलना चाहूंगी सुरेश जी, अभी ये ऑयल बॉन्ड वाला शायद आप तक आवाज उस समय नहीं पहुंची थी, आपका फोन पैच नहीं हुआ था। मैंने रत्नाकर जी से ये सवाल किया तो उन्होंने इस बात का जवाब भी दिया है कि बीते 60 सालों में 22 लाख करोड़ रुपए की सरकार को कमाई हुई है, जबकि ऑयल बॉन्ड पर केवल 3,500 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया है। तो ये तो बहुत ही छोटी सी कीमत हुई आपकी कमाई के आगे। नहीं, ऐसा है, इनके पास पूरे आंकड़े गलत आंकड़े हैं। ऐसा है कि 1,27,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स इन्होंने खरीदे थे, और जिन ऑयल बॉन्डों का हमने भुगतान करना है, और जो 22 लाख करोड़ के आंकड़े ये दे रहे हैं कि 22 लाख करोड़ रुपए आपने तेल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमाया, वो बिल्कुल इनके फेक आंकड़े। वो आंकड़े कहीं दूर दूर तक जो है कि किसी भी उस पर आपको वो आंकड़े नहीं मिलेंगे। फिर दूसरी बात मैं आपको एक और भी बता दूं, जो ऑयल से हम लोग जो पैसा ले रहे हैं, चाहे वो सेज के रूप में ले रहे हैं, चाहे हम उसको टैक्स के रूप में ले रहे हैं, चाहे हम उसको एक्साइज के रूप में ले रहे हैं, बेसिकली क्या है कि वो पैसा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए ही वो पैसा लिया जा रहा है। वो पैसा इस काम के लिए नहीं लिया जा रहा है कि कोई देश से उसकी सरकारें चल रही है। आज इन्होंने एक प्रश्न किया कि भाई देश के जो नवरत्न कंपनियां थी, उन कंपनियों से बहुत इनकम आती थी और उससे इनकम घट गई है। ये जरा जो है कि डाटा देकर के 4 कंपनियों के नाम बता दें, 9 नवरत्न जो आपकी हैं, उसमें से आप 4 के कंपनियों के रेट बता दें कि जो कितना प्रॉफिट पर ईयर कमा रही थी और कितने उनके लॉसेस थे और कितने पिछले उनके देनदारियां आप छोड़ के गए थे। तो इसलिए जो है टीवी पे बैठ करके बिना आंकड़ों के, बिना विषय के बोलना बहुत आसान है। लेकिन हमारा कहना इसमें सीधा सीधा ये है पल्लवी जी कि जो आज की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर सरकार निश्चित तौर पर अगर महंगाई तेल को लेकर के अगर जो विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उस तेल के पैसे का कहीं न कहीं देश के हित में और राज्यों को उस पैसे का लाभ सब लोग उठा रहे हैं, उसका लाभ। अब से बात की जाती है सुरेश जोशी जी, तो वो एक ये अजीब सा मुझे अजीब लगा वो लॉजिक, हो सकता है कि वो सही भी हो, वो ये लॉजिक देते हैं कि राज्य सरकारों के पास इनकम के जो सोर्स हैं वो वैसे ही बहुत कम होते हैं, उनके पास 2-3 इनकम सोर्स होते हैं, इसमें एक पेट्रोल डीजल हो गया, आबकारी विभाग हो गया, तो ऐसे में उनकी मजबूरी होती है कि वो इस तरीके से टैक्स बढ़ाकर रखे, वैट बढ़ाकर रखे। नहीं, वो देखिए ये आपकी इस बात से भी मैं इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि बेसिक क्या है कि जो हमारा संघीय ढांचा है उसमें राज्य सरकारों को प्रॉफिट कमाना या उनको अपने संसाधन बढ़ाना या अपने इनकम बढ़ाना और इनकम के आधार पर खर्च करना, ये राज्य सरकारों के अपने अधिकार हैं। लेकिन सेंट्रल और राज्यों के जो आपसी सहमतियां हैं या आपसी समझौते हैं, सेंट्रल जो है कि जो संघीय हमारी व्यवस्था है उसमें सेंट्रल स्टेट्स को हेल्प करेगा, मदद करेगा, लेकिन उनको अपने इनकम और सोर्सेज बढ़ाने हैं। ये बात भी बिल्कुल आपकी सत्य है कि भाई कई राज्य ऐसे हैं जो इनकम और सोर्सेज उनकी बहुत कम है, वो या तो तेल पे निर्भर हैं या शराब पे निर्भर हैं, कहीं पे टूरिज्म पे निर्भर हैं। और निश्चित तौर पर जब से कोरोना आया है तो पूरे टूरिज्म की इंडस्ट्री जो है कि देश के एक तरह से बैठ गई है, लोग जा ही नहीं रहे, तो टूरिज्म आएगा कहां से? तो जो स्टेट हमारे रिलेटेड टू टूरिज्म है उन पे दिक्कत आएगी, इंडस्ट्री पे भी कई इंडस्ट्रियों पे दिक्कत आ रही है। अगर आप ये सवाल का जवाब हम जारी रखेंगे, मैं पूरा जवाब लूंगी आपसे, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमानों का सीधे रुख कर लेते हैं। सुरेश जी आपके पास ही आना चाहूंगी, और सर चाहूंगी थोड़ा जल्दी से आप अपना जवाब रख दें ताकि मैं रत्नाकर जी का रुख कर लूं। हम यही बात कर रहे थे कि राज्यों का इनकम सोर्स वैसे ही बहुत ज्यादा लिमिटेड है, अगर उसमें भी वो वैट कम कर देंगे तो उनकी कमाई का जरिया क्या रह जाएगा? देखिए आज की परिस्थितियों में तो देखिए केंद्र के पास भी इनकम उस कंपेरिजन में कम आ रही है। अगर जब कोरोना काल हुआ था तो कोरोना में आपने देखा कि 80,000 करोड़ लोगों को सरकार के द्वारा राशन मुफ्त में दिया गया, तो वो कहीं न कहीं तो वो गवर्नमेंट के जो है कि उस पर एक्सपेंसेस में वो आएगा ही आएगा। और उसके बाद कई ऐसे छोटे जो व्यापारी थे, छोटे लोग थे, उनको पैसा दिया गया। हमने किसान सम्मान निधि के रूप में जो 6,000 रुपया प्रति किसान को दिया, वो पैसा दिया गया। और उसके साथ साथ जो है कि 1 लाख करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने इस प्रदेश के जो इंडस्ट्री थी, छोटे लोग थे, उनकी जो मदद करनी थी, उसके लिए पैसा दिया गया। तो यानी कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो कि सरकार ने
जो इनकम और सोर्सेज सरकार के हैं, उस इनकम और सोर्सेज के आधार पर केंद्र सरकार के भी खर्चे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को निश्चित तौर पर अपनी आय को बढ़ाने के लिए, अपनी चीजों को ठीक करने के लिए संसाधन तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। और संसाधन ये जो बीता वर्ष है, जो ये वर्ष है, इन दोनों वर्षों में आपने देखा होगा कि महंगाई बढ़ी है। और महंगाई बढ़ने के पीछे के जो कारण है, वो सबसे बड़े कारण क्या है कि भाई हमारा रोजगार कम हुआ है। और रोजगार कम होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि कोरोना के कारण जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग है और जिस तरह से इंडस्ट्री में जो है कि होम फॉर वर्क कर दिया गया है, इंडस्ट्रियों में जो है कि छोटा लेबर नहीं जा पा रहा है। कई इंडस्ट्रियां तो ऐसी हैं कि जो आज बंद पड़ी हुई हैं। अगर हम फार्मास्यूटिकल को छोड़ दें, स्टील को छोड़ दें, तो बहुत ऐसे उद्योग हैं कि जिन पे मंदी की बहुत बड़ी मार है। उसके कारण देखिए राज्यों की भी अपनी दिक्कतें हैं। निश्चित तौर पर राज्य सरकारें हैं जो 40%, 35% ले रही हैं, उनके पास भी ऐसे कोई संसाधन नहीं है। जो संसाधन उनके पास हैं भी, तो उन संसाधनों को भी कोरोना के कारण वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम ऑयल की भी बात करते हैं तो ऑयल की भी सेल में बहुत बड़ी कमी है। आप ही देखिए कि जब आपके आज एयरलाइंस जो है कि 65% चल रही है, आपके रेलवे 50% चल रही है, आपकी रोड ट्रांसपोर्ट जो है कि 50-40% चल रही है, तो निश्चित तौर पर जो ऑयल बिकना चाहिए, जहां पर को जो है 1 करोड़ का ऑयल बिकना चाहिए, वहां ऑयल भी 60 लाख का बिकेगा। तो ये सारी समस्याएं, ये सारी स्थितियां, कोरोना भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है, जिस कारण से हमको सब ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन देश के अंदर हो रहा है और वैक्सीनेशन के बाद जिस तरह से कोरोना की स्पीड घट रही है, मुझे पूरा यकीन और विश्वास है कि हम बहुत जल्दी महंगाई को भी नीचे ले आएंगे। महंगाई भी हमारी काफी नीचे आएगी। बेरोजगारी जो हमारी बढ़ी हुई है उसको भी हम जो है कि समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इंडस्ट्री भी हमारी आगे बढ़ेगी। तो ऑयल की कीमतें भी, मैं देखो एक विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ, आशावादी जो है कि व्यक्ति हूँ, तो ऑयल की कीमतें भी डाउन होंगी। ऐसा नहीं कि ऑयल की कीमतें यहीं पर रहेंगी। हो सकता है कि फ्यूचर में जीएसटी के प्रोविजन में ऑयल आ जाए। तो ये काफी चीजें हैं। लेकिन आज के दिन जब आप और हम चर्चा कर रहे हैं, रत्नाकर जी और हम चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर देखिए ये बात सच है कि ऑयल की प्राइस भी काफी बढ़ी हुई है और महंगाई में भी जो है कि वृद्धि है। लेकिन ये महंगाई में जो वृद्धि है, जो ऑयल की कीमतें बढ़ी है, ये शॉर्ट टर्म है, इसको आप परमानेंट नहीं कह सकते। और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को भी ये बतलाना चाहता हूं कि ये परमानेंट नहीं है, इसका सॉल्यूशन निकलेगा और बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन निकलेगा। हमको महंगाई से राहत भी मिलेगी और जिस तरह की आज समस्याएं हो रही हैं, चाहे वो इन्होंने क्रूड ऑयल का विषय कहा, निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल और उससे भी मैचिंग नहीं हो सकती है। लेकिन आज जैसे देश के अंदर हमको संसाधन भी बढ़ाने हैं, देश के अंदर हमको जो है लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसको भी ठीक करना है, इस देश में जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी सुनना है, इस देश के किसानों की समस्या का भी समाधान करना है। ये तमाम जो समस्याएं हैं, तो सरकार के खजाने से ही वो पैसा जाएगा और सरकार के खजाने से अगर पैसा जाएगा जनता के बीच में और जनता को हम उस पैसे को दे करके जनता को हम हेल्प दे रहे हैं, किसी भी रूप में हेल्प दे रहे हैं। देखो ऐसा नहीं कि अगर पैसा आ रहा है तो ये कहना कि साहब उस पैसे का जो है कि दुरुपयोग हो रहा है या कुछ लोगों को दिया जा रहा है, ऐसा कहीं नहीं है। आज अगर आप पूरे देश का सर्वे करेंगे, आज भी मोदी सरकार की नीतियां, मोदी सरकार की पॉलिसी, मोदी सरकार के कार्यक्रम, आप किसी भी उस पर कंपैरिजन करा लो तो उसका एक बहुत बड़ी मात्रा में जो जनमत होगा वो मोदी जी के साथ होगा। अगर आप राज्यों में भी, जिन राज्यों में हमारे विपक्ष के मित्रों की सरकारें हैं, वहां भी कंपैरिजन टू स्टेट एंड सेंट्रल अगर आप सर्वे कराएंगे तो उसमें सेंट्रल की स्कीम, सेंट्रल के कार्यक्रम, सेंट्रल की नीतियां उनसे बेटर मिलेंगी, उनसे बेहतर मिलेंगी। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि हम सब लोगों को जो है इस जो आज का जो संकट है, पहले इस संकट से हमको बाहर निकलने के लिए वैक्सीनेशन के कार्यक्रम से हमको जुड़ना चाहिए और साथ ही साथ जो है जो ये स्थितियां परिस्थितियां बनी है, इसके लिए कहीं न कहीं पल्लवी जी हमको एकजुट होकर के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर देखिए आज दुनिया के अंदर हम जो है कि 5 और 6 नंबर की जो है कि इकोनॉमी में आ गए। क्या पहले था क्या ऐसा? चाहे उस पर कोई भी कुछ कहे, उसके कहने से नहीं होता। देखो विपक्षी मित्र जो है कि आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप लगाएंगे, उनका काम है, क्योंकि भाई उनको अपनी पार्टी को, अपने कार्यकर्ता को स्टैंड करना है। वो कभी धरने देंगे, प्रदर्शन करेंगे, जुलूस करेंगे, ये सारी बातें ठीक है। लेकिन हमने अगर 5 ट्रिलियन की बात की है कि हम अपनी इकोनॉमी को ले जाना चाहते हैं, तो उसे और भी सरकार काम कर रही है। हमने बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर दे करके फॉरेन कंपनीज को इन्वाइट करने की बात की, तो वो काम भी हम लोग कर रहे हैं। अगर हम स्वदेशी में निर्भर करने की होने की बात करते हैं तो उस काम पे भी सरकार लगी पड़ी है। और साथ ही साथ जो है कि हमने लोकल और वोकल की बात की है, तो लोकल और वोकल के प्रोडक्ट को उनको आगे बढ़ाने के लिए, स्वदेशी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो वो करने के लिए ये सारे काम जो है एक एक करके सरकार कर रही है।
और इन कामों के आधार पर जिस दिन जो है कि मैं जैसे पहले भी मैंने दिन कहा था कि जब सरकार स्कीमें बनाती है तो कुछ शॉर्ट टर्म स्कीम्स होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म स्कीम्स होती हैं, कुछ मिड स्कीम्स होती हैं। तो हमारी जो शॉर्ट स्कीम्स है वो अभी लोगों को राहत देना है, हम लोग राहत दे रहे हैं। और हमारी जो लॉन्ग टर्म स्कीम्स हैं कि भाई देश के अंदर कैसे इंडस्ट्री और बढ़े, कैसे विदेशी पूंजी हमारे देश के अंदर और बढ़े, कैसे हमारे देश की बेरोजगारी खत्म हो, कैसे हमारी जीडीपी दुरुस्त हो, इन सब में जो लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट है उस पर काम हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं कोरोना के कारण, मैं बार बार कोरोना कह रहा हूं, तो कहीं न कहीं कोरोना के कारण जो है आपको ये सब चीजों में बाधक हो रही है। तो ये बाधा बहुत जल्दी आपकी समाप्त कहा है कि ये परमानेंट नहीं रहेगी सिचुएशन, ऐसी बीच में ठीक भी हो जाएगा सब कुछ। रत्नाकर जी, इसी के साथ मैं आपके पास आऊंगी। अभी सुरेश जोशी जी कह रहे थे कि अभी ये सब कुछ ऐसे ही नहीं रहने वाला है, एक समय आएगा जब ये कीमतें भी डाउन होंगी। और उन्होंने माना भी कि हाँ, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल आ गया है, लेकिन परमानेंट नहीं है, कभी ना कभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर क्या ऐसा मान लिया जाए सब कुछ घाटे में ही चल रहा है सर, तो बहस का विषय ही खत्म हो गया? रत्नाकर जी देखिए, सुरेश जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम यह स्वीकार तो किए कि आज देश में बेरोजगारी जो है वो सर्वाधिक है, महंगाई जो है ऑलमोस्ट दोगुनी हो चुकी है और इंडस्ट्रीज जो है आज बंद हो गए हैं कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के। तो यह एक बधाई के पात्र है कि कम से कम वो मोदी सरकार की मैं कहूंगा विपक्ष होने के नाते कि नाकामियों को गिना दिए कि ये चीजों में मोदी सरकार आज फेल है। 4 पॉइंट है जो मैं सुरेश जी के इन्होंने पॉइंट आए हैं उनका मैं जवाब देना चाहता हूं। पल्लवी जी मुझे थोड़ा 5 मिनट 7 मिनट टाइम दीजिएगा, मैं इनकी बातों का जवाब देता हूं। पहला पॉइंट ये है कि इन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो है वो टैक्स कम करके वैट जो है कम करे। राज्य सरकारों का भी दायित्व बनता है कि वो टैक्स करें। बिल्कुल राज्य सरकारें वैट कम करेंगी, लेकिन देखिए जो कैलकुलेशन होता है, जो ऑयल प्राइस फिक्स होता है पेट्रोल का या डीजल का, उस पर बेसिक प्राइस होता है, फर्स्ट एक्साइज होता है, वो इंक्लूड होता है, फिर वैट का कैलकुलेशन होता है। अगर ये एक्साइज सेंट्रल एक्साइज कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वैट कम हो जाएगा। पहली चीज ये मैं बताना चाहता हूँ सुरेश जी को। तो ये चीज है। अगर दूसरी चीज ये भी है कि अगर हमारे महाराष्ट्र सरकार की, महाविकास आघाड़ी सरकार की ही बात ले लिया जाए तो आज 30,000 करोड़ जीएसटी जो है सिर्फ केंद्र सरकार को देना बाकी है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने भी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, उसमें कम से कम 70 से 80 हजार करोड़ जीएसटी जो है देने बाकी है केंद्र सरकार को। तो यह जीएसटी पहले हम रिलीज करें, फिर उसके बाद इस तरह की बातें करें। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि बात तो ये लोग छोड़ दें कि राज्य कम करें और ये कहूंगा पूरे देश में ज्यादातर राज्यों में इनकी सरकार है। अगर इनकी सरकारें जो ये कह रहे हैं, ये खुद ही अगर ये चीजों को इनिशिएट करते तो अन्य सरकारें जो है राज्य में जो नॉन बीजेपी हैं वो भी इनको शायद फॉलो करें। तो ये पहले पॉइंट का इनका जवाब तो मैं देना चाहना था। दूसरा जवाब ये है कि ऑयल बॉन्ड की बात है। ऑयल बॉन्ड में ये कह रहे हैं कि 1,27,000 करोड़ हमने ऑयल कंपनियों को इशू किए थे, वो भी हमें भरने थे। मैं इनको एक चीज बताना चाहता हूं और ये सत्यापित आंकड़ा है। आप किसी भी चैनल पे, किसी भी गूगल भी कर लीजिएगा, ये सत्यापित आंकड़ा है। हमारे जो मुख्य प्रवक्ता हैं उन्होंने भी यह चीज कही है कि 23 लाख करोड़ 7 साल के दरमियान 23 लाख करोड़ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करने का काम यह मोदी सरकार की है। तो अगर आप 23 लाख करोड़ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट कर लिए हैं तो आप क्यों वो छोटा पार्ट जो है 1,27,000 करोड़ वो तो कभी का आपने भर दिया रहेगा। फिर ये आप रोज क्यों डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं सर? ये भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना होगा। ये कह रहे हैं कि कुछ चीजें शॉर्ट टर्म के लिए हम करते हैं और कुछ चीजें लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, लेकिन ये शायद पेट्रोल की कीमतें जो रोजाना बढ़ रही हैं यह न शॉर्ट टर्म में है न ये लॉन्ग टर्म में है, यह एवरीडे अफेयर्स हो गया है, यह सब दिन का काम हो गया है जिसकी मार जनता सह रही है। तीसरी चीज ये कह रहे हैं सुरेश जी कि हम जो टैक्स वसूलते हैं या जो भी आय होती है सरकार को वह है इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम खर्च करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप वह जो कलेक्शन करते हैं टैक्स का, वह आम जनता की राहत के ऊपर क्यों नहीं खर्चा करते?
आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ही है क्या, जहां 20,000 करोड़ का आप खर्चा कर रहे हैं? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या सरदार पटेल की मूर्ति बनाना है क्या, जहां पे 3,000 करोड़ आपने खर्च कर दिए हैं? क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 8,500 करोड़ का एक हवाई जहाज, और ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के लिए खरीदा गया है, वो खरीदा गया, वो क्या वो जरूरी था क्या? आप ये सब पैसों का सदुपयोग आम जनता के लिए भी कर सकते हैं। ये बात रही बात। तीसरी बात, चौथी बात ये कह रहे हैं कि हमने कोरोना के टाइम में लोगों को मदद किया, हमने पैसे दिए। शायद ये सुरेश जी भूल गए हैं कि वो पहली लहर जब आई थी उसके बाद मोदी सरकार ने बहुत बड़ा ढिढोरा पीटा था कि हमने जरा आपको 20 लाख करोड़ रुपए राहत पैकेज दिया। लेकिन सच्चाई उसमें क्या है? उसमें सच्चाई ये है कि आज जो 20 लाख करोड़ जो दिया गया, वो 20 लाख करोड़ सिर्फ लोन देने का काम किया गया, वो डायरेक्ट कैश बेनिफिट नहीं दिया गया। इससे क्या हुआ, जनता के प्रति जो है, जनता के पास वो पैसा पहुंच नहीं पाया और जनता जो है और बुरे हाल में पहुंच गई और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो यह ढिढोरा पीटना बंद करें कि हमने 20 लाख करोड़ रुपया जो जनता को दिया है। जी देखिए, इनको आज की परिस्थिति कह रहे हैं कि ठीक है, इन्होंने स्वीकार कर लिया है ये चीजें कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और इंडस्ट्रीज बंद है। ये बहुत खुशी की बात है। आज श्रम मंत्री को बदला गया इसीलिए क्योंकि वो अपने जो कार्यभार दिया गया था उस कार्यभार को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाए। इनके पेट्रोलियम मंत्री को बदला गया क्योंकि वो अपने कार्यभार को सही नहीं कर पाए, इसलिए बदला गया। इनके स्वास्थ्य मंत्री को बदला गया क्योंकि वह अपने कार्यभार सही तरीके से पूरा नहीं कर पाए, इसलिए बदला गया। तो यह मोदी सरकार आखिर में यह सिर्फ मंत्रालय बदलने का काम करेगी या फिर जनता के लिए कुछ नई रणनीति और अच्छी रणनीति भी लेके आएगी जिससे कि जनता को राहत पहुंचे? ये नहीं स्वीकार कर लिया। देखिए, ये मंत्रियों को बदलना ये कहीं न कहीं यह स्पष्ट रूप से यह इंडिकेट कर रहा है कि यह मंत्री अपने विभाग में फेल हो चुके थे, इसलिए इनका मंत्रालय बदला गया। और यह मोदी सरकार जिसकी रणनीति कोई भी आम जनता के प्रति नहीं होती है, इनकी जो स्ट्रेटेजी बनती है वह सिर्फ दो व्यक्तियों के ध्यान में रख के बनती है, वो है अंबानी और अडानी। आज की परिस्थिति में ऐसा है कि अंबानी और अडानी जी का इनकम जो है वो कई गुना बढ़ गया है और आज आंकड़ा ये कहता है कि 97% लोगों की आमदनी जो है वह घट गई है। तो यह आप किसके लिए सरकार यह काम कर रही है, यह पूरी जनता देख रही है। अगर आज भी आपको यह संज्ञान हो गया है कि परिस्थितियां विकट हैं, परिस्थितियां नाजुक हैं, तो आम जनता के लिए कुछ करिए, क्योंकि 80 रुपए का दाल आज 140 रुपए का हो गया है और 70 रुपए का सरसों का तेल आज 200 पार हो गया है। 60 रुपए का पेट्रोल आज 111 रुपए, आज का डेट का मैं बता रहा हूँ 111 रुपया हो गया है श्रीनगर में। तो आप आम जनता की राहत के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। सिर्फ मंत्रालय बदलने से, सिर्फ को बदलने से रेल सही तरीके से चलने नहीं लगेगी। बदलने की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ इंजन की। रेल अपने आप, डिब्बे अपने आप अच्छे से चलने लगे। ठीक है, बताइए सुरेश जोशी जी, रत्नाकर जी की बात कंप्लीट हो गई है? नहीं, रत्नाकर जी तो मुझे लगता है कि किसी राज्य में चुनाव के मूड में है। ये उनका चुनावी भाषण है, मंच पे जाकर के अगर ऐसे फ्लो से वो भाषण दें। अब कोरोना के काल में मुझे लगता है कि जनता होगी नीचे, नहीं तो वो ताली बटोरने वाला उनके जो एक लच्छेदार उन्होंने जो बोला वो ये भी सही है। देखिए, मंच पे बोलना और उसको इम्प्लीमेंट करना दोनों में बड़ा फर्क होता है। हम लोग भी बड़े लंबे समय से राजनीतिक जीवन में काम कर रहे हैं। आपने कहा कि साहब आपके राज्य में एग्जाम्पल देना चाहिए कि आप पेट्रोल की कीमत कम करिए। हमने दिया था ना गोवा में एग्जाम्पल, 10 रुपए लीटर कम किया था। आप महाराष्ट्र में कर लेते बगल में। तो हमने जो है कि आप गोवा में जब हमने किया था तो आप उसके अगल बगल के किसी राज्य में कर लेते। हमने तो 10 रुपए लीटर डीजल कम, मनोहर पारिकर जी ने किया था 10 रुपए लीटर डीजल गोवा में कम। हमने तो एग्जाम्पल सेट किया था। आप क्यों नहीं बढ़े आगे? आपने बढ़ना चाहिए था, किसी ने मना किया क्या? तो इसलिए पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि जो डायरेक्ट बेनिफिट्स की बात है कि भाई किसी को डायरेक्ट बेनिफिट्स नहीं मिला। पल्लवी जी देखिए, आपके पास भी मुझे लगता है रिकॉर्ड्स होंगे और लोगों के पास भी रिकॉर्ड्स होंगे। पूरे देश की जनता इस बात को जानती है कि जब कोरोना का कालखंड आया तो कोरोना के कालखंड में कोई घर वाली बात पे सर मैं पूरा जवाब लूंगी आपका, बस हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुरेश जोशी जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। डायरेक्ट बेनिफिट के बारे में हम बात कर रहे थे और राहुल गांधी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाना पड़ेगा, खासकर गरीबों तक, नीचे गरीब जो तबके के लोग हैं उन तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी आप अर्थव्यवस्था में सुधार ला पाएंगे। सर बताइए। देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट्स की मैं बात कर रहा था। जब हम लोग सबके खाते खोल रहे थे जीरो अकाउंट में, जनधन के खाते खुल रहे थे गांव गांव में, घर घर में जाकर के, मोहल्ले कस्बों में, तो कांग्रेस के लोग हमारा मजाक बना रहे थे। लेकिन आज आप देखिए कि चाहे कोरोना का काल हो, चाहे गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम्स हो, जब डायरेक्ट खातों में आज जा रही हैं, 1 रुपया अगर दिल्ली से जाता है तो 1 रुपया आपके खाते में सीधा आता है, कैश ट्रांसफर जब होता है तो। उसी तरह मैंने कहा कि भाई पीडीएस सिस्टम की हम बात करते थे, हमने कहा कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड। हम 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात ही इसलिए करते थे कि भाई अगर आपके पास दिल्ली में बैठे हो, महाराष्ट्र में बैठे हो या आप उत्तराखंड में बैठे हो, तो अगर आपके पास राशन कार्ड होगा तो आपको कहीं भी राशन मिलेगा। अभी कोरोना के काल में आपने देखा होगा कि वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी जो हमारी पीडीएस सिस्टम था उसका जो सदुपयोग हुआ, और आपने कहीं ये नहीं सुना होगा कि भाई कोई परिवार आपके सामने ऐसा आया होगा जिससे कहा होगा मोदी सरकार की नीति के कारण हमको गेहूं नहीं मिला, चावल नहीं मिला, दाल नहीं मिली। तो ये हर परिवार को देने का 80,000 करोड़ लोगों तक 80 करोड़ लोगों तक हमने जो है कि राशन देने का जो है प्रयास किया, और उस प्रयास में हम सफल भी हुए। साथ ही साथ देखो, मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि स्वयं जो है कि अपने माननीय जो आज स्वर्गीय हैं प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उन्होंने एक वक्त पे कहा था जब देश के प्रधानमंत्री थे कि मैं अगर 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसा जो है लोगों के पास पहुंचता है, नहीं 15 पैसा लोगों के पास पहुंचता है, 85 पैसा उड़ जाता है। यानी आज वो 85 पैसा प्लस 15 पैसा 1 रुपया हमारा जो डायरेक्ट बेनिफिट्स का लोगों तक पहुंच रहा है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? देखो, हमारा भारतीय जनता पार्टी का खुद का संगठन जो सेवा ही संगठन हमने एक रूप से बनाया है, अभी तक के जो हमारे पास आंकड़े हैं 26 करोड़ लोगों तक जो है कि हमारा संगठन जो है मदद तक पहुंच गया। हमने उनको जो है भोजन के किट्स हमने उनको वितरित किए हैं, हमने उनको कपड़े दिए हैं, कंबल दिए हैं, जो भी हम उनको दे सकते थे, जहां जहां पर जैसी जैसी व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं को हमने किया। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखो, आज कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य का खड़ा हो गया। जिस देश के अंदर एक पीपीई किट नहीं बनता था, आज हिंदुस्तान जो है कि पीपीई किट जो है कि दूसरे देशों को यहाँ से भेज रहा है। जो दवाएं जो है कि कहीं थी नहीं हम पे, आज उनका प्रोडक्शन किस मात्रा पे इस देश में हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन को किस तरह से हमने जो है कि कल ही जो है एक घोषणा हमने की है कि 1000 लीटर जो है कि ऑक्सीजन जो है हर उस पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास सेफ रहेगा, हर समय उसके पास रहेगा। यानी कुल मिलाकर के कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का मोदी सरकार काम कर रही है, ये आपको देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई अगर हमने तेल के रूप पे या किसी और के रूप पे, जीएसटी के रूप पे टैक्स लिया है, और दूसरी बात इन्होंने कहा कि स्टेट की जीएसटी नहीं ले जा रहे। देखो, किसी भी स्टेट का स्टेट जीएसटी के जो पोर्टल से हैं, अगर उन पोर्टल से में जो स्टेट को जीएसटी हमने रिटर्न करना है, उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी है और उनके यहाँ कोई जो है दिक्कतें नहीं है, तो सारे स्टेट्स का जो है कि जीएसटी वापस हो रहा है। इसमें आप कह रहे हैं कि हमारे महाराष्ट्र का जीएसटी वापस नहीं हो रहा है, या आप कह रहे हैं राजस्थान का जीएसटी वापस नहीं हो रहा है, तो ये उसके कारण ये नहीं है कि केंद्र सरकार कहीं किसी स्टेट को जीएसटी बैक नहीं कर रही है। उसका कारण आपकी जो पोर्टल है वो अपडेट नहीं होंगी। आपकी पोर्टल अपडेट नहीं होंगी तो निश्चित तौर पे ये कहीं न कहीं पर आपको दिक्कत इस तरह की आएगी दिक्कत है। लेकिन केंद्र का बहुत सीधा सा, बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी सरकार में है। 7 साल से देश के अंदर सरकार चल रही है। किसी संस्था के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा अभी तक इस सरकार के लिए कोई ऐसा आरोप लगा करके सत्यापित और प्रमाणित नहीं किया गया कि साहब ये जो है दिक्कतें आ रही हैं। अब इन्होंने कहा कि सेंट्रल व्यवस्था की लोग बात करते हैं। अगर सेंट्रल, सुनिए मैं पल्लवी जी, मैं 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दूं। आज ये सेंट्रल व्यवस्था की बात करते हैं, जो हमारी पार्लियामेंट से है, उसको स्वयं ही जो है कि आर्कियोलॉजिकल वाले और इंजीनियरिंग ग्रुप वाले वो ये मान चुके हैं कि भाई ये संसद अब बहुत लंबे दिनों तक नहीं चल सकती, इसका टाइम पूरा हो रहा है, तो इसलिए आपको नई संसद बनानी है, इसको रिन्यूएट करो। तो सेंट्रल व्यवस्था प्रोजेक्ट भी जो है कि वो कांग्रेस सरकार का प्रोजेक्ट था। आपने उसमें जो है कि पूरा आर्किटेक्चर करके सारी चीज करके आप कर चुके थे, लेकिन आपकी जो शक्ति थी, आपकी जो ताकत थी, आपकी जो विल पावर थी, आपका जो विजन था, वो सेंट्रल विस्टा को बनाने का नहीं था। अब आप सेंट्रल विस्टा पे आरोप लगा रहे। क्या सेंट्रल विस्टा भारतीय जनता पार्टी अपने लिए बना रही? क्या कल कांग्रेस की अगर देश के अंदर सरकार आती है तो कांग्रेस की सरकार के लोग उसमें बैठेंगे या कांग्रेस के लोग बैठेंगे? वो नहीं बैठेंगे। क्या आज कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कल के दिन सेंट्रल विस्टा बनता, पार्लियामेंट बनती है, उसके अंदर नहीं जाएंगे क्या?
विधायकों के लिए नए नए फ्लैट बनाए जा रहे हैं तो वो तो बात ही अलग हो गई है। वो तो बस ये है कि आपको सियासत करने, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना है तो उछाल लीजिए। मैं ये यहाँ पूछना चाह रही थी सर, अभी हमने देख लिया कि कल ही 23,000 करोड़ रुपए के एक और राहत पैकेज का ऐलान कर दिया गया है सरकार की तरफ से, जिसमें से 8,000 करोड़ रुपए राज्यों को भी चुकाने होंगे। अब मैं ये जानना चाह रही हूँ ये पैसा आएगा कहां से? फिर से जनता पर ही बोझ डाला जाएगा? सीधी सी बात है कि उनकी जेब से निकालकर उनको ही राहत दी जा रही है, मैं ऐसा मान लूं सर? आप इस तरह से इसको नहीं मान सकते हैं। अभी क्या है कि जिस तरह से हमारी इकोनॉमी कोरोना डाउन हो रहा है, जैसे धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है तो जीएसटी के रूप में हम पे पैसा आ रहा है, टैक्स हमारा जीएसटी का वो बढ़ रहा है। अगर हमारा टूरिज्म जो है कि अगर कोरोना डाउन आता तो टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म से हमको पैसा मिलेगा। कोरोना जो ही डंप होगा तो रोजगार एकदम से, जिस तरह से सरकार की प्लानिंग है, मुझे लगता है कि हर नौजवान को देश के अंदर रोजगार मिल जाएगा विद इन 5 and 6 मंथ। क्योंकि अभी कोरोना ने जो ब्रेक लगा रखा है उससे हमारी इकोनॉमी में जो एक बड़ी दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत का सामना करने के लिए हमने सारे प्रोग्राम्स किए हैं। और आपको पल्लवी जी देखो, ये जान के बहुत खुशी होगी, ये वो सरकार है, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी में भी सरकार ने जीएसटी को डाउन नहीं होने दिया, सरकार ने जो है कि अपनी इनकम्स को डाउन नहीं होने दिया, सरकार ने अपनी किसी भी स्कीम्स को, हमारी कोई भी स्कीम जो चल रही थी वो कोरोना काल के कारण भी नहीं रुकी। हमने जो है कि अपने लोगों को, जो देशवासी थे, चाहे वो बेरोजगार थे, चाहे मिडिल क्लास थे, उनको हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, मजदूर थे, उन सबकी मदद करने के लिए सरकार ने आगे बढ़ चल करके हिस्सा लिया। आप कह रहे थे कि भाई जो सरकार ने जो पैकेज दिया है उस पैकेज में आपने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि फ्री में पैसा देने की, लेकिन हमने जो छोटे हमारे व्यापारी थे, छोटे जो उद्यमी थे, उनको जो हम पैसा आज भी दे रहे हैं वो विदाउट इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब आप बताइए, अगर आपने कोई भी कारोबार करना है, अगर आपको विदाउट इंटरेस्ट पैसा मिल रहा है तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? भाई उसमें आपको कुछ देना तो है नहीं। अगर आपको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए अगर हम आपको इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए दे रहे हैं, अपना छोटा रोजगार करने के लिए दे रहे हैं, आप होटल चलाएं, पोर्टल चलाएं, टूरिज्म का काम करें, होम स्टे कराएं, तो आप समझिए कि भाई उस काम के लिए आपसे हम ब्याज ही नहीं ले रहे, तो ब्याज नहीं ले रहे तो आप सर्वाइव करिए, कौन उसमें मना कर रहा है? लेकिन कुछ लोगों की जो नियत बन गई है वो यही बन गई है कि साहब नहीं तो इसको ऐसा बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे। लेकिन मैं आज बहुत विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि परम आदरणीय मोदी जी की सरकार के द्वारा जिस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, जिस तरह से उनके मंत्री लोग हैं, उनके जो है कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सब पे जिस तरह से एक मैं कह सकता हूं कि आपसी कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, उस कोऑर्डिनेशन और साथ ही साथ हम लोग राज्यों के साथ भी हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो विपक्ष के राज्य हों चाहे अपने राज्य हों। ऐसी कोई राज्यों की अगर हम पॉलिटिकल छोड़ दें, पॉलिटिकल वे में कांग्रेस के जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर उनसे आप वैसे इंडिविजुअल की वार्ता करेंगे, इंडिविजुअल में उनके साथ आप उठना बैठना करेंगे, वो कहेंगे नहीं कि भाई हमारा हिस्सा, हमारा जो भी अधिकार है वो केंद्र सरकार दे रही है। प्रधानमंत्री जी बराबर हमारे साथ आदर व्यवहार से बात करते हैं, उनके मिनिस्टर्स हमारे साथ आदर व्यवहार से बात करते हैं। बल्कि आपने एक वीडियो सुना होगा झारखंड का, जिसमें झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन जी की बात हो रही थी, वो बजट की बात कर रहे थे, तो उसमें रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने सीधे सीधे कहा कि नो प्रॉब्लम, एनी बजट, जितना आपको पैसा चाहिए उतना पैसा देने को तैयार हूं, लेकिन आप अपने अधिकारियों से प्रपोजल से भिजवाइए, आप अपने अधिकारियों से जो आपके प्रोजेक्ट है उसको करवाइए। ये भी कह रहे थे कि पीएम मोदी सिर्फ अपनी सुनाते हैं, हमारी तो सुनते नहीं है। समय की कमी है इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। सर आखिरी कमेंट ले लेते हैं एक रत्नाकर जी से। बताइए रत्नाकर जी। सर 1 मिनट का समय है तो मैं चाहूंगी जल्दी से आप अपनी बात रख लें। बताइए रत्नाकर जी। बिल्कुल, कुछ चीजें जो सुरेश जी ने कही हैं उन्हीं पे मैं जवाब दूंगा सिर्फ, और 1 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। इन्होंने कहा कि हम मेडिकल स्ट्रक्चर तैयार कर लिए हैं, लेकिन जो मेडिकल स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है आपने, ये बढ़िया चीजें आप किए हैं, तो जनता के लिए राहत के लिए ही किए हैं। लेकिन मैं प्रश्न यह उठता है कि यह जो कोरोना का महामारी आई है वो पिछले साल से ही आई है, लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। तो अगर आपने यह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट अगर कर लिया होता समय से मैं बोल रहा हूँ, सही समय पर अगर यह सारी चीजें कर लिया होता तो आज हमारे लाखों लोग मरे नहीं होते, वो भी सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से, वो भी सिर्फ दवाइयों की कमी से। विडंबना ये है कि हमारा देश जो है आज सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाने वाला देश है, लेकिन हमारे देश में ही ऑक्सीजन की वजह से लोग मरे हैं। यह किस कारण से मरे हैं? यह कुप्रबंध की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से मरे हैं। हमारा देश सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाला देश है, विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनता कहीं है तो भारत देश में बनता है। लेकिन विडंबना ये है कि आज भी 100 करोड़ लोग 100 करोड़ लोगों को पहले डोज का वैक्सीनेशन नहीं लग पाया है।
तो यह किसकी वजह से है? यह मोदी सरकार के कुप्रबंध की वजह से। आपका कहना कि मैंने यह कर लिया है, वह कर लिया है, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर यह सरकार, मोदी सरकार इतना ही जनता हितैषी है तो यह कोरोना से संबंधित जितनी भी दवाएं हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, मेडिकल रिलेटेड जो फैसिलिटीज हैं, उस पर जीएसटी क्यों वसूल रही है? हमने जाके, राहुल गांधी ने यह जब आवाज उठाई तो आपने जीएसटी कम करने का काम किया, सिर्फ खत्म करने का काम नहीं किया। इस महामारी के काल में भी आपने जनता से पैसे टैक्स के रूप में वसूलने का काम किया। इसीलिए मैं बार बार यह कह रहा हूं कि यह टैक्स जीवी सरकार है, यह आम जनता के लिए रत्नाकर जी, फिर भी सुरेश जी ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग मिलजुल कर काम करें और संकट की इस घड़ी में उनको सहयोग चाहिए विपक्ष का भी, तो हम भी यही उम्मीद करेंगे सर, संकट की इस घड़ी में सब मिलजुल कर काम कर लें तो शायद ये जब वक्त निकल जाएगा तो राजनीति तो तब भी हो पाएगी। और सुरेश जी, ये मेरा आपसे भी यही कहना होगा, तू मैं की बहस में तो हम हमेशा लगे रहते हैं, पर उम्मीद यही रहेगी कि इस समय को हम जैसे तैसे निकालें और लोगों को हम राहत पहुंचा पाएं। समय की कमी है रत्नाकर जी, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो पेट्रोल डीजल के दाम भले ही आज ना बढ़े हों, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई आसमान पर पहुंच गई है और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते ही अन्य सामानों पर भी जो प्राइस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि जो नए पेट्रोलियम मंत्री बने हैं हरदीप सिंह पुरी, वो लोगों को किस तरीके से राहत पहुंचा पाते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।